सो है एवरीवन, आज हम फिर से वापस आ गए हैं एक ऐसी कहानी लेकर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। माना जाता है कि जब इन चीज़ों का जिक्र होता है या इन चीज़ों की बातें की जाती हैं तो ये नेगेटिविटी आपके आसपास होते हैं। बेहतर है कि आप कुछ पढ़ लें। अगर हिंदू हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ लें, और अगर मुसलमान हैं तो आयतुल कुर्सी का जिक्र कर लें, और अगर क्रिश्चियन है तो अपने साथ होली वाटर लेकर बैठे, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सुंदरबन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, और सुंदरबन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया होगा, जंगल, शेर, रिवर, बंगाल टाइगर और हरा भरा मैंग्रोव्स का जंगल। तो बस हमें इससे ज़्यादा नहीं सोचना है, हमें सिर्फ मैंग्रोव्स के जंगल के बारे में जानना है। और मैंग्रोव्स का जंगल जो कि सुंदरबन का एक सबसे घना जंगल है, वहीं पे छुपी हुई है एक बहुत ही भयानक कहानी। और इसी कहानी को लेकर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं विद रेडी टेल्स। सुंदरबन के उस गांव में एक रतन नाम का आदमी रहता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर और जिसे अपने पैसों पे बहुत ही ज़्यादा घमंड था। और यही घमंड उस आदमी को उसके मौत के करीब ले गया। रतन को शौक़ था कि अगर कभी भी किसी भी चीज़ पर उसकी नज़र पड़ जाए तो रतन उस चीज़ को ख़रीद लेता था, और अगर कोई देने से इनकार कर दे तो उसे मारता पीटता और उसे जबरन वो चीज़ छीन लेता। पर रतन की ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसका नाम था कुमार शंकर। एक दिन रतन की नज़र कुमार शंकर के घर पर पड़ी और उसके एक लौते ज़मीन पर पड़ी। जब उसने सारे गांव की ज़मीनों को हड़प लिया ज़बरदस्ती करके, किसी को पैसों के लालच देकर, तो अब उसका नज़र पड़ा कुमार शंकर के ज़मीन पर। लेकिन कुमार शंकर की ज़मीन जो थी वो कोई मामूली ज़मीन नहीं थी, वो बहुत ही बड़ी और बहुत ही खूबसूरत ज़मीन थी। अनाज दाना पानी सब कुछ वक्त ब वक्त बहुत अच्छे से देता, और कुमार शंकर को इस ज़मीन को बेचने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। जब रतन को ये बात पता चली तो रतन ने उस ज़मीन का 3 गुना देना चाहा, क्योंकि रतन को कुमार शंकर की वो ज़मीन बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी। रतन ने सोचा कि कुमार शंकर को लालच देकर वो ज़मीन ले लेते हैं, और अगर ना माने तो फिर लातों के भूत। उसने ऐसा ही किया। जैसे ही कुमार शंकर ने ज़मीन देने से इनकार कर दिया तो रतन खुद कुमार शंकर के पास गया और जाकर कहा कि तुम मुझे ये ज़मीन दे दो, नहीं तो फिर मैं इसे ज़बरदस्ती ले लूँगा। तो कुमार शंकर ने कहा, मेरे जीते जी ये ज़मीन तो मैं तुम्हें नहीं दूँगा, क्योंकि इस ज़मीन से मेरे दादा परदादा और मेरे बाप दादा और ख़ानदान दर ख़ानदान की विरासत जुड़ी हुई है, और इस ज़मीन में हमारा ख़जाना भी दफन है। ख़जाने से मुराद उनके बाप, उनके दादा, उनके परदादा, ये सारे लोगों की कब्र और अस्थियां भी उसी ज़मीन में दफन थी। रतन को ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, और रतन ने कुमार शंकर के ऊपर हाथापाई भी की। लेकिन कुमार शंकर हेल्दी और ताकतवर था तो रतन उससे हार गया। फिर रतन ने एक ऐसा, और एक कह दो कि रतन ने एक ऐसी चाल चली, एक ऐसी नीच हरकत की जिसने रतन की भी और कुमार शंकर की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कुमार शंकर से हारने के बाद रतन का दिमाग बिल्कुल भी सठिया गया था। अब रतन किसी भी हद तक जाने को तैयार था उस ज़मीन को पाने के लिए। तो रतन ने एक तांत्रिक के पास गया। वो तांत्रिक जो मैंग्रोव्स के जंगल में रहता था। वहाँ के गांव वालों का कहना था कि वो तांत्रिक अगर भूत प्रेत को भी हुक्म दे तो वो संग संग उसका सारा काम कर देते हैं, और वो गांव वाले उस तांत्रिक से बहुत डरते थे। रतन की नफ़रत कुछ इस हद तक बढ़ गई थी कि कुमार शंकर को अब सिर्फ उसे मारना ही नहीं था, बल्कि उसे कभी चैन भी
नहीं पाने देना था। तो रतन ने तांत्रिक को बोलकर ऐसा काला जादू करवाया जिसे बंगाली काला जादू कहते हैं। एक ऐसा काला जादू जिसे उसके मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति ना मिले और वो जो श्रापित भूत है वो रतन के ख़ानदान से हमेशा बंधा रहे और उसकी गुलामी करता रहे। तांत्रिक ने एक पिशाचिनी साधना की, एक भयानक रिचुअल जिसमें एक रूहानी औरत को बुलाया जाता है। 7 रातों तक वो शमशान घाट में उल्टा मंत्र जाप करता रहा, काले बकरे और शराब चढ़ाता रहा। आखिरी रात को उसने एक पुतली बनाई, एक छोटी सी मिट्टी की गुड़िया जो शमशान की मिट्टी से बनी थी और खून में डूबी थी। उसमें शंकर का नाम एक सिमल के पेड़ के छल पे लिख दिया। रिचुअल पूरा हुआ। एक कोपनी, एक गुस्से वाला भूत, वो जो भूत था उसे कोपनी कहते हैं, एक गुस्से वाला भूत उस गुड़िया में बांध दिया गया और शंकर के पीछे छोड़ दिया गया। साधना पूरे होने के ठीक कुछ ही दिन बाद शंकर बीमार पड़ गया। अजीब सी बीमारी थी, डॉक्टर समझ नहीं पाए। वो रात को कहता कि उसके सीने पे कोई भारी सी चीज़ दब रही है। कुछ ही हफ्तों में उसकी सेहत ख़त्म हो गई। मौत के वक्त जब रतन उसको देखने आया तो शंकर ने आखिरी सांस में कहा, तेरा ख़ानदान। सिर्फ कुमार शंकर ने ये लफ्ज़ कहा, तेरा ख़ानदान, और कर्ज पूरा करने से पहले ही मर गया। कुमार शंकर की बातों से ऐसा लगता था कि कुमार शंकर रतन को कोई बद्दुआ दे रहा था या फिर कोई श्राप दे रहा था। रतन ने ज़मीन ले ली, वो जीत गया, लेकिन जादू यहीं ख़त्म नहीं हुआ, ये तो शुरुआत थी। कुमार शंकर को मौत के घाट उतारने के बाद रतन ने तो किसी तरह उस ज़मीन को हथिया लिया, लेकिन ये कुमार शंकर की मौत, ये यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती। यहाँ तो अब कहानी की शुरुआत होती है। कार्मा एक ऐसी चीज़ है जिससे आप कभी नहीं बच सकते, जिसे लोग कर्म के भी नाम से जानते हैं, और बहुत सारे बुज़ुर्ग इसके मिसाल भी देते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। और यहाँ पे रतन के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो आपके भी होश उड़ा देगा। कुमार शंकर एक अनाथ आदमी था, उसके घर पे कोई नहीं थे। कुमार शंकर के मरने के बाद गांव वालों ने उसकी अंतिम संस्कार किए, जिसमें रतन भी शामिल था, और अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था कि अब रतन की सारी ज़मीनें मेरी हुई। रतन जिस हवेली में रहता था अब वो हवेली मेरी हुई। लेकिन गांव वालों इस चीज़ से बहुत तकलीफ़ में थे, क्योंकि कुमार शंकर एक बहुत ही नेक इंसान था। गांव वालों ने कुमार शंकर की लाश को लेकर अंतिम संस्कार किया, लेकिन अंतिम संस्कार हो जाने के बावजूद भी कुमार शंकर की रूह को सुकून नहीं मिला, क्योंकि उस कोपनी ने उसके सोल को कैद कर रखा। यानी जो रतन ने जिस चीज का जादू करवाया था वो जादू अभी भी कुमार शंकर के साथ बंधा था। रतन जो अब कुमार शंकर की जमीन पर रह रहा था, उसके घर, उसके चेयर, उसके सारे ऐशो आराम वाली चीजों पे जी रहा था। रतन के साथ उसका एक छोटा सा बच्चा और एक बीवी थी। रतन जैसे ही उस घर में एंटर करता है और अपने सारे सामान को पुराने घर से कुमार शंकर के घर में शिफ्ट करता है और रहने लग, ठीक उसके कुछ ही हफ्तों बाद, 1 या 2 हफ्तों बाद, रतन को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। रात के सन्नाटे में एक कुम्हार का चक्रा धीरे धीरे घूमने की आवाज़ करता है। चक्रा कहते हैं एक गोल ऐसे पहिया जो कि दीवालों में वॉल फ्रेम के लिए लगाया जाता है। वो धीरे धीरे घूम रहा था और उस कुमार शंकर के घर, जो कि बहुत ही फ्रेश हमेशा महकता था, अब जो है वो एक गीली मिट्टी सी महकने लगी, अजीब सा, जो बिना किसी वजह के घर में फैलती जा रही थी। दरवाजे बंद करने के बावजूद सोना, और फिर जब उठ कर देखो तो वो दरवाज़ा खुला होता है। चेयरों के आवाज़ें आना, किचन में छन छन की आवाज़ें आना, ऐसा कि जैसे मानो कि इन तीनों के अलावा भी उसके घर में कोई रह रहा था। रतन की घबराहट दिन पर दिन बढ़ने लगी और आहिस्ता आहिस्ता रतन भी
परेशान होने लगा, मानो कि उसका चैन और उसका सुकून उस घर में आने के बाद सब कुछ छिन गया हो। क्योंकि वो एक दिन भी और एक रात भी वो सही से सो नहीं पाया। जब भी वो सोने को जाता तो कभी बर्तनों की आवाज़ें, कभी पायलों की आवाज़ें, जबकि उसकी बीवी पायल नहीं पहनती थी और ना ही चूड़ियाँ पहनना पसंद करती थी। और किचन से कोई उसकी बीवी की ही आवाज़ में उसे बुलाता था, जबकि उसकी बीवी उसके बाजू में लेटी होती थी। कभी उसके बच्चों की आवाज़ों से उसे बुलाया जाता, जबकि उसका बच्चा उसके बगल में लेटा होता था। तो ये बेचैनी अब रतन को चैन से सोने नहीं देती। तो रतन घबरा करके तांत्रिक के पास वापस गया। तांत्रिक हंसा, सूखी टूटी हुई हंसी, डेडली मैनियक वाली हंसी। तूने एक ऐसा श्राप मांगा था जो उसको छोड़ेगा नहीं। तूने ये नहीं बताया कि उसके बाद क्या होगा। अब वो आत्मा तुझे बांध गई है। ये एक कर्ज है, एक कालो भ्रमोर यानी काला बनवारा। उसने अपना पहला शिकार किया और अब वो तेरे घर में है। वो अपना घर बचाएगा। तांत्रिक के इस बातों से इतना तो ज़रूर समझ में आया कि रतन ने जो कोपनी का श्राप मांगा था, वो कोपनी कोई मामूली सी तंपिशाचनी नहीं थी जो काम करती और चली जाती, और उसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल था। तांत्रिक ने एक ऐसा श्राप जाप किया था जो सिर्फ कुमार शंकर को ख़त्म ही ना करे, उसे अपने बंदी बना ले। और जब वो उसे अपनी बंदी बना लेती है तो उस कोपनी का दूसरा शिकार रतन होता है। क्योंकि कोपनी को भुलाने के दौरान रतन ने अपने खून से उस कोपनी की जो गुड़िया है उसको नहलाया था, जिससे रतन के साथ वो कोपनी भी बंध गई थी। अब कोपनी का अगला शिकार रतन और उसका पूरा ख़ानदान था। ये जादू का अपना एक खुद का जीवन था, खुद का फैसला ये खुद करती थी। ये कोपनी, ये कोई मामूली कोपनी नहीं थी, ये परजीवी कोपनी थी। परजीवी से कहते हैं, परजीवी उसको कहते हैं जो कि नस्लों को बर्बाद कर देती है, यानी जनरेशन बाय जनरेशन। अगर आपने इस कोपनी को बुलाया तो वो आपके साथ बंधेगी, आपका काम करेगी, फिर उसके बाद आपको भी ख़त्म करेगी, आपके बच्चों को भी ख़त्म करेगी और आपके बच्चों के बच्चों को भी ख़त्म करेगी। यानी तब तक ये चलेगा जब तक आपका ब्लड लाइन एंड नहीं हो जाता। जैसे मैंने कहानी की शुरुआत में बताया था, रतन के एक बीवी और एक बच्चा था। तो अब वो कोपनी सबसे पहला शिकार उस बच्चे को बनाती। कुमार शंकर को ख़त्म करने के बाद और रतन को थोड़े बहुत डराने के बाद अब उस कोपनी यानी उस भूतनी का जो निशाना था वो उसका एक छोटा सा बेटा था, 15 साल का। वो 15 साल का बच्चा तांत्रिक से बात करने के कुछ ही महीनों बाद कि रतन जब ये सोचता है कि मेरी ज़िंदगी अब वापस से नॉर्मल हो गई है, मेरी ज़िंदगी में अब कुछ ऐसा है नहीं, होने को होता तो इसी महीने हो जाता, बस उसी दौरान सर्दी आती है, ठंडी आती है, तो वहाँ से वापस से वो सिम्टम्स वापस से चालू हो जाते हैं। उसका बच्चा, रतन का बच्चा घर से बाहर रहने लगता था, जो कि उतना ज़्यादा गांव में निकलना पसंद नहीं करता था, हमेशा अपने ऐशो आराम वाली हवेली में रहना ज़्यादा पसंद करता था। फिर एक दिन ऐसा होता है कि दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है शाम के वक्त, और उसकी माँ खाना पका रही होती है किचन में, और एक दूर से गांव वाला आवाज़ देता है कि पानी में कुछ तैर रहा है। उस गांव के दरिया में पानी में कुछ तैर रहा होता है। तो कुछ मछुआरे, कुछ गोताखोर उस पानी में डुबकी लगाते हैं और वो जो बॉडी थी, जिसकी बॉडी तैर रही थी उस पानी के सतह पर, उसको बाहर निकाल लिया जाता है। और जब उसकी बॉडी को बाहर निकाल लिया जाता है तो चेहरा पहचानना मुश्किल होता है, जबकि सुबह से उसका बच्चा घर पे नहीं था, और ये किसी और का बच्चा नहीं, रतन का ही बच्चा था। जब गांव वालों ने रतन के बेटे को उस तालाब से बाहर निकाला
जब तालाब से किसी का शरीर को बाहर निकाला जाएगा तो उसके बॉडी से क्या ही निकलेगा, पानी, ऑब्वियसली पानी ही निकलेगा। बट रतन के बेटे के केस में कुछ उल्टा ही था। उसके आँख में, उसके नाक से, इवन उसके कान से मिट्टियाँ निकल रही थी, और ये वही मिट्टी थी जिस मिट्टी से रतन ने कोपनी के ऊपर जादू किया था। और वो इतनी गंदी और काली मिट्टी थी कि जैसे ही उसके बॉडी को निकाला गया तो आसपास के गांव वालों भी उसकी खुशबू को सूंघ सकते थे। उसकी महक, और इतनी गंदी महक थी कि सारे गांव वालों ने अपनी नाक ढक ली। और गांव वालों को एक हद तक इतना ज़रूर पता था कि ये रतन ने जो किया है कुमार शंकर के साथ, ये कुमार शंकर का ही भूत है जो अब इसके ऊपर बला बन के आया है। अपने एक लौते बेटे को इस हालत में देखकर रतन टूट जाता है, और उसकी माँ यानी रतन की बीवी उस दिन से किसी से बात नहीं करती। 40 दिन हुए भी नहीं थे इस गम से निकले हुए कि रतन को एक और झटका लगता है उसकी बीवी का। रतन ऐसे ही अपने महल में बैठकर, एक अय्याशी वाले चेयर में बैठकर बहुत ही चुपचाप और गमशुदा नज़रें झुकाए हुए शर्मिंदगी से सोचता रहता है कि ये मैंने क्या गलत कर दिया। तो फिर एक ठंड के दौरान उसे ख्याल आता है कि मैंने अपनी बीवी को, इतने देर से मैं यहाँ हूँ, मैंने अपनी बीवी को नहीं देखा। तो पूरे हवेली में ढूंढता है, उसकी बीवी कहीं नहीं मिलती। खेतों में जाता है, बीवी कहीं नहीं मिलती। तो उस तालाब के किनारे उसकी बीवी मिलती है, लेकिन नंगी हालत में। ऐसी हालत में मिलती है जिसमें उसकी बीवी के बदन पर कपड़े नहीं होते, और उसकी बीवी ज़मीन खोद रही होती है। वो भी ठंड के वक्त खोदे जा रही है उस तालाब के किनारे। अब आप सोचिए, ठंड में हाथ कितने ज़्यादा कड़े हो जाते हैं, और गांव देहात की तो ठंडी और भी ज़्यादा होती है। और रतन इस चीज़ को देखकर शॉक्ड हो जाता है कि उसकी बीवी बगैर कपड़ों के, खाली जिस्म में, जहाँ पे लोग 4-4, 5-5 स्वेटर पहनकर बाहर घूम रहे हैं, वो बगैर कपड़े की रात के 2 बजे यहाँ ये तालाब के पास क्या खोद रही है। और उसके हाथ और उसके नाखून पूरा खून से लथपथ हो जाते हैं, और वो ऐसे खोद रही होती है जैसे वो कुछ खोज रही हो। फिर वो रतन उसे जैसे करके अपने घर ले जाता है वापस, और उसे कपड़े देता है और अपने बगल में सुलाता है। और धीरे धीरे उसकी बीवी कुछ बड़बड़ाने लगती है। रतन पूरी तरह बौखला गया होता है, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, किसे ढूंढे, किसे क्या बोले। वो जो घड़ी थी वो अब उसके पछतावे की घड़ी थी। अब वो कुछ नहीं कर सकता था। तांत्रिक के पास जाता तो तांत्रिक कहता, ये तेरा ही श्राप अब तुझ पर हो चुका है, तुझे कोई नहीं बचा सकता। अब कोपनी अकेली नहीं है, कोपनी के साथ तूने कुमार शंकर को भी अपना दुश्मन बना लिया, और उसके साथ तेरा बेटा भी तुझे मारना चाहता है। ये सुनकर रतन बहुत ही मायूस हो जाता है, और लौट कर घर आता है तो सारे गांव वाले एक पेड़ के पास जमा हुए होते हैं, और सब मिलकर रतन को बहुत ही शौकली देखते हैं, बहुत ही शौकली देखते हैं। और ये शाम का वक्त होता है, करीब 6 या 7 बजे के आसपास। मुझे ये लोग ऐसे क्यों घूर रहे हैं, और ये लोग मेरे घर के पास क्या कर रहे हैं। रतन के घर के पास एक बड़ा सा पेड़ होता है, बड़ा सा ताड़गाछ का पेड़, जिसमें एक लाश लटकी हुई होती है, लेकिन नंगी लाश। वो और कोई नहीं, वो रतन की बीवी होती है। शर्मिंदगी तो अलग चीज़ है, लेकिन रतन ने जो देखा उस वक्त, रतन पूरी तरह टोटली शॉक्ड हो गया था। रतन के पास खाने को कुछ नहीं थे। गांव वालों ने उसकी बॉडी को उतारा और उसका अंतिम संस्कार किया, और उसके जो एशेस होते हैं, यानी राख होते हैं, उसे गंगा में बहा दिया। बेचैन होकर रतन ने सोचा कि क्यों ना उस पुतली को ही, यानी कोपनी की जो पुतली थी, उस पुतली को ही तोड़ दिया जाए, जो उसने उस घर में रखा था एक बक्से के अंदर बंद करके। वो घर गया और उस बक्से को ढूंढने लगा। वो बक्सा तो मिला, लेकिन जैसे ही उसने उस बक्से को खोला तो उस बक्से में पुतली नहीं थी, और मिला तो उसके बीवी के कुछ जेवरात, कुछ गहने जो
मिट्टी से दबे हुए थे और उस बच्चे के कुछ कपड़े जो उसी काली मिट्टी से दबे हुए थे। रतन ये देखकर परेशान हो गया और उसी दौरान उसका वो पहिया, उसके घर में जो वॉल पर लगा हुआ जो पहिया था, वो फिर से घूमने लगा। उसके दीवारें, उसके दरवाजे, उसकी खिड़कियाँ एक साथ आवाज़ करने लगी और उसका जो फाउल सीलिंग था, यानी रूफ़ से एक ऐसी आवाज़ और ऐसी तेज़ आवाज़ आने लगी जैसा कि कोई उस रूफ़ पर भाग रहा हो, दौड़ रहा हो, घसीट रहा हो किसी को। और वो बक्सा, जब रतन ने उस बक्से को खोला था तो उस बक्से में उसकी बीवी के गहने, उसके बच्चे के कुछ कपड़े जो कि काली मिट्टी से दबे हुए थे, तो उसके अलावा भी एक और चीज़ थी। वो थी एक ताज़ी गीली मिट्टी के हाथ। और वो हाथ किसका था ये किसी को नहीं पता। पर लेकिन उसी दौरान जैसे ही उसके रूफ टॉप और फ्लोर से आवाज़ें आने लगी और रतन ने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, अपने मौत को और अपने कर्म को एक्सेप्ट कर कर वो भागना चाहा। उससे पहले तो उसने बहुत कोशिश की ताकि वो इन सब चीज़ों से बच सके। पर जब मौत आपका पीछा करे तो आप चाहे लोगों की दीवारों में भी क्यों ना बंद हो जाओ, या फिर हर तरफ से अपने आप को एक स्टील के बॉक्स में क्यों ना बंद कर दो, मौत आपको पकड़ लेती। बस कोपनी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। जैसे ही चौथे या पांचवें दिन इस हादसे के बाद, ये फ्लोर वाला थपथपाना, इस हादसे के बाद रतन को आदत थी वो अपने चेयर में बैठता और सोचता इन सब चीज़ों से एस्केप कैसे किया जाए। तो उसी दौरान उसका जो पूरा फ्लोर था, यानी महल का जो टॉप फ्लोर, रतन के ऊपर गिर गया और उसमें एक रॉड थी जो रतन के सर से लेकर पूरे नीचे हलक और हलक से लेकर पूरे स्पाइनल कॉर्ड को चीरते हुए ज़मीन पर जा गिरा। और वो फ्लोर इस कदर गिरा कि रतन के दोनों बाजू उसके हाथ से अलग हो गए और दोनों घुटने जो हैं पिंडलियों से अलग हो गए। पिंडली कहते हैं एंकल बोन को, और उसी एंकल बोन से वो घुटना और घुटने के जो पैर है वो एंकल बोन से अलग हो गए। बहुत ही बुरी और बहुत ही भयानक मौत हुई उसकी। और आज भी लोग सुंदरबन के उस ज़मीन से जब गुज़रते हैं तो खामोशी से सर झुकाए चुपचाप निकल जाते हैं। और कई लोगों का ये भी कहना है कि आज भी वो कोपनी वहीं उसी ज़मीन में रहती है और वो एक नई ख़ानदान की तलाश में है। जादू सिर्फ शंकर पे नहीं था, ये वो जहर था जो रतन ने अपने दुश्मन के लिए सोच कर पिया। शिकार तो मर गया था, लेकिन जादू जो भूखा था और ज़िंदा था, उसने अपने आप को भी इस नफ़रत में डुबो दिया। रतन नफ़रत में कुछ इस कदर गिर गया था कि उसे भी कभी नहीं पता था कि वो नफ़रत की जो वो आग है ये इसे ख़ुद भी जला देगी। तो जादू और बंगाली जादू, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती।